गांधी युग, थोड़ा गांधी युग समझ लेंगे। महात्मा गांधी जन्म इनका कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम था, देखिए इनका नाम था मोहनदास। क्या नाम था इनका? गांधी जी का नाम था मोहनदास, लेकिन इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, इसलिए इनका नाम पूरा पड़ गया मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम, लेकिन पिता का नाम था सिर्फ करमचंद गांधी, जो क्या थे? राजकोट के दीवान थे। छोटा मोटा आदमी नहीं थे, बहुत बड़े आदमी थे, पहुंच वाले आदमी थे, है ना। जो वकालत करने, वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड जा सकता है, तो छोटा मोटा आदमी नहीं। आप जाइएगा तो पूरा खेत बीत जाएगा आपको, और तब कहीं वकालत करने जाओगे, ठीक ना। चलो, वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में भारत आए थे। वो एक बार आए थे 1891 में भारत, बंबई में वकालत शुरू किए, और बंबई में वकालत उन्होंने शुरू किया था। 1893 में वो कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उनके साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया। जब दक्षिण अफ्रीका गए थे ना 1893 में, वहीं पर उन्हें नस्ल के आधार पर भेदभाव किया गया। एक अंग्रेज अधिकारी ने, एक अंग्रेज ने क्या किया था कि महात्मा गांधी को ट्रेन से फिकवा दिया था वहां पर, है ना। अतः दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। अच्छा, बिल निकालने वाला करेंगे, कितना है? लो तो निकाल के मूल्य दो। देखिए कहां पर थे हम लोग? 1893 में दक्षिण अफ्रीका में, जहां उनके साथ नस्ल के आधार पर क्या किया गया? भेदभाव किया गया। अतः उन्हें दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। उन्होंने वहीं पर कहा दिया था कि तुम लोग फेंक तो दिए हो हमें, ट्रेन से बैठने तो नहीं दिए हो, हमारे साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव तो किए हो, लेकिन तुम्हारे साथ एक दिन हम बदला लेंगे, है ना। अब आगे देखें। देखिए अब सत्याग्रह, सत्याग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सत्याग्रह होता क्या है पहले ये समझ लेंगे। ठीक है, सत्याग्रह का मूल अर्थ है कि सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। यानी सत्य के साथ आग्रह, यानी सत्य को पकड़े रहना, यानी हमेशा सत्य के साथ आगे चलना, और अहिंसा के साथ, यानी हिंसा करके नहीं, अहिंसा यानी मार काट से नहीं, बात से, और अहिंसा एकदम मतलब बढ़िया, एकदम सुचारू ढंग से आगे बढ़ना। अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैरभाव न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हाँ, अब है कि भारत की राजनीति में गांधी जी का प्रवेश। ठीक है, भारत की राजनीति में गांधी जी कैसे प्रवेश किए कि सबसे पहले गांधी जी 1915 में अफ्रीका से कहाँ गए थे? भारत में आए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में कि महात्मा गांधी वकालत करके दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक ना। और शुरुआत में ही गांधी जी ने अंग्रेजों जो सही मानते थे, इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर गांधी जी को 1915 में कैसर हिंद की उपाधि दिए थे। अंग्रेज गांधी जी को सही ना मान रहा था। अंग्रेज आए थे तो गांधी जी आए जब वकालत करके, तो अंग्रेज को खूब अच्छा कहे कि बड़ा अच्छा है, कह रहा है कि जब हम विश्व युद्ध में शामिल होंगे, जब युद्ध में हम साथ देंगे तो हमें आजाद कर देगा। तो गांधी जी खूब सहयोग किए थे, खूब आदमी भेजे थे एकदम कि जाओ जाओ लड़ो लड़ो लड़ो, भेजे थे ना जी। उसके बाद क्या किया कि जब अंग्रेज ने उनको धोखा दिया, तब ना ऐसा युद्ध हुआ आगे जाके। तो क्या हुआ कि गांधी जी को अच्छा मानता था अंग्रेज, इसलिए उन्हें क्या दिया? कैसर हिंद की उपाधि दिया। एवं 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। देखिए 1916 ईस्वी में गांधी जी कहे कि हमारा देश की स्थिति ऐसा नहीं है, हमारे देश की परिस्थिति बड़ा खराब है, हम महल में नहीं रह सकते हैं। गांधी जी अपने महल को छोड़ा और एक आश्रम का स्थापना किया, साबरमती आश्रम, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी? रावी नदी के किनारे स्थित है साबरमती आश्रम। इस साबरमती आश्रम में गांधी जी रहना शुरू किए वहां पर। अब गांधी जी जब राजनीतिक में तो प्रवेश किए, उन्होंने एक अपना गुरु माना, राजनीतिक गुरु रखा, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, कहता है एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले जब राजनीतिक गुरु बने, तो गांधी जी ने उनसे राय लिया कि अच्छा ये बताइए
भारत की राजनीति में हम प्रवेश तो कर गए हैं, हम अपने देश को आजाद कैसे करवाएंगे? क्योंकि हम अपने देश को बिना पावर के तो आजाद करवा नहीं सकते हैं, इसलिए हमें पावर में आना होगा। इसलिए वह नेता बने थे, क्योंकि हमें आजादी लेना था। एक आम नागरिक कुछ कर सकता है जी? वो कौन कर सकता है? जो नेता, राजनेता ये सब बनेगा वही करेगा। तो गोखले बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, कि गांधी तुम यह करो कि अगर भारत की राजनीति में तुम प्रवेश किए हो ना, तो तुम भारत के पहले बारे में तुम जानो। यानी भारत के देश विदेश जितने हर कोना में, हर जगह पर जा जाके यहाँ की स्थिति और यहाँ की परिस्थिति को तुम देखो कि क्या हमारे देश में चल रहा है, हमारे देश की स्थिति कैसा है, हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, हमारे यहाँ कमी क्या है, पहले इस पूरे भारत को तुम घूमो। कौन बोला? गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम भारत को अच्छे तरह से जानने के उद्देश्य से गांधी जी को भारत भ्रमण करने का उपदेश दिया। कहा कि भारत के तुम पहले भ्रमण करो, तुम घूमो पहले, तब तुम जानोगे अपने देश के बारे में। गांधी जी बनारस, सबसे पहले गांधी जी को बुलावा आया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जब उद्घाटन हो रहा था ना इसका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पूछता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन कौन किया था? महात्मा गांधी। पहली बार गांधी जी को बुलाया गया था, कहां पर? इसका रिबन काटने के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का लोग कहा था कि एक नेता बना है, बड़ा उभरा है, महात्मा गांधी जिसका नाम है, उसको बुलाओ। देखो कोई नया नया नेता बनता है, थोड़ा जो हाल फिलहाल में मनीष कश्यप को लोग बुलाता है कि नहीं? तो ये नेता के रूप में बना है, ऐसा हुआ है ना? तो लोग जो चर्चित चेहरे होते हैं ना, उन्हें लोग बुलाते हैं, ठीक ना? तो महात्मा गांधी उस समय देश में उनका नाम था कि गांधी है जो अंग्रेज से लड़ने के लिए, मतलब एक नेता के रूप में उभरा है, जो अब बोलता है, अब भाषण देता है। और उसी हिंदू विश्वविद्यालय में जब गए थे ना गांधी जी, तो वहां पर और भाषण जबरदस्त दिए थे ना, कि और उनका चर्चा हो गया था, और फेमस हो गए कि गांधी है जो भाषण देता है, और कबाड़ दिया कि, है ना, इस प्रकार से, है ना? कहो चिला कुछ हम नहीं थे, फेंकने वाले थोड़े थे वो उनकर, वो देखो इनकर भाषण में उनका भाषण में अंतर है। इनकर भाषण जो था ना वो सटीक था, और मोदी के इसके भाषण फेंके वाला है कि वो ऐसा ऐसा फेंकते हैं कि लोग है वो नहीं करेगा है ना? उनका, अरे बड़ा अच्छा बॉलर। देखो हम ये माने हैं, मोदी जी को कुछ मानो चाहे ना मानो, नरेंद्र मोदी अच्छा बॉलर है, हम तो मान गए। ऐसा बॉलर है कि बैट से मारू देगा लेकिन कैच नहीं होगा, फेंकने में माहिर है भाई। अभी भी हमरा याद है 14 लाख हो के 15 लाख, 15 लाख आएंगे हमारे खाते में, मिलेंगे, हम रोज खाते चेक करवाते हैं, आज तक 15 लाख नहीं आया थी ना? तो ये था, तो वो तो जुमले थे, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे, है ना? अब देखिए एक घटना घटा था 1919 ईस्वी में, जिसका नाम दिया गया था खिलाफत आंदोलन। जैसा ये खिलाफत आंदोलन चला था, भारत के द्वारा चलाया गया था। भारत के जो मुसलमान थे ना लोग, मुसलमान भाई लोग, वही मुसलमान भाई लोग द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। आखिरकार हम लोग समझेंगे कि इस खिलाफत जो आंदोलन था, खिलाफत इसको चलाया क्यों गया? एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो खिलाफत आंदोलन चलाने के पीछे क्या रीजन रहा, समझेंगे कि इस आंदोलन में क्या हुआ था कि ब्रिटेन और तुर्की में लड़ाई हुआ। किसमें? ब्रिटेन बोले तो अंग्रेज लोग, और तुर्की, तुर्की जो था ना वह मुस्लिम कंट्री था। कैसा कंट्री था? मुस्लिम। तो ब्रिटेन और तुर्की में जब युद्ध होता है तो तुर्की बेचारा बुरी तरह से पराजय हो जाता है, यानी तुर्की हार जाता है। तो जो तुर्की का यहाँ पर जो खलीफा पद था, खलीफा मतलब जो राजा का पद था, जिसको ऑटोमन साम्राज्य उसका नाम था, तुर्की के उस समय जो राजा था
एक साम्राज्य चलता था जिसका नाम था ऑटोमन ऑटोमन साम्राज्य। किसे मगध साम्राज्य होता है, से ऑटोमन साम्राज्य था। तो ये जो ऑटोमन साम्राज्य जो था इसको खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। ध्यान दो, ब्रिटेन के द्वारा इस ऑटोमन साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। तुर्की पराजित हो गया। तुर्की एक देश है, बात समझिएगा, जो मुस्लिम कंट्री है। तुर्की पराजित हो गया किससे? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। और जो इंग्लैंड हम लोग पर भी कब्जा किए हुए था, और तुर्की पर भी उधर कब्जा कर दिया। तो तुर्की जब पराजित हो गया ब्रिटेन से, तो वहां का जो साम्राज्य था खत्म कर दिया। ब्रिटेन का है इंग्लैंड कि अब यहाँ का राजा की जरूरत नहीं है, यहाँ का राजा हम है, अब हम शासन चलाएंगे। कहां पर? तुर्की में। तो ऑटोमन साम्राज्य विघटित हो गया। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार किया। अंग्रेज तुर्की के मुसलमान के साथ काफी अत्याचार किया। ये खबर जब भारत में पहुंचा ना, तो भारत के मुसलमान डरने लगे और कहा कि जब तुर्की को अंग्रेज सता सकता है तो हम लोगों को भी अंग्रेज सता सकता है। तो भारत के मुसलमान और तुर्की के मुसलमान एक हो गए, और दोनों लोग एक हो गए अंग्रेजों का विरोध करने लगे। शुरू किए, एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम रखा गया खिलाफत आंदोलन। देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि इस आंदोलन की शुरुआत 1919 ईस्वी के ब्रिटेन के द्वारा तुर्की की क्या हो गई? पराजय। उसके बाद शुरू हुआ तुर्की की बुरी तरह से हार के बाद तुर्की का खलीफा पद ऑटोमन साम्राज्य विघटित हो गया। यानी एक साम्राज्य चल रहा था जिसका क्या नाम था? ऑटोमन साम्राज्य। अंग्रेजों ने तुर्की के मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार किया। बोल रहा है का पीछे से हो? भारत के मुसलमान को यह भी डर सताने लगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? इस बात को लेकर तुर्की के मुसलमान और भारत के मुसलमान आपस में मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। इसमें गांधी जी के द्वारा हिंदू और मुसलमान की एकता को स्थापित करने का कार्य किया। देखिए गांधी जी का है कि यही, गांधी जी पक्का खिलाड़ी थे, वो मंझा हुआ खिलाड़ी थे। देखो यहाँ पर भी वो अपना यहाँ पर योगदान दिए, कहे कि यही तो अंग्रेज गलती किया है, अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को मिलाने का काम है। अब जो खिलाफत आंदोलन हुआ ना, इसमें हिंदू भी लड़ा और मुसलमान भी विरोध किया इसका, और दोनों का एकता बढ़ा। यानी उस समय ये नहीं देखा कि हम हैं हिंदू और हम हैं मुसलमान, हम लोग कोई जात नहीं है, हम लोग एक जात हैं, बस हम लोग का उद्देश्य है अंग्रेज को भगाना। ठीक है, तो ये चीज हुआ। बोलिए कोई दिक्कत? देखो अब एक होता क्या कि हम अपने बारे में बता रहे हैं। हम जब पढ़ते थे ना, हम मैट्रिक किए थे, ये सब हमको नहीं बुझाता था। ये सब जो चीज है ये सब हमको नहीं बुझाता था, क्योंकि हम खुद से पढ़ते थे। ये कोई टीचर हमें नहीं पढ़ाए थे, हम खुद से पढ़ते थे। तो हमें उस समय पता नहीं चलता था। खिलाफत गाइड में मिला ना, आप खुद से बिना समझाए हुए जो चीज पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ पता नहीं चलेगा ये क्या कह रहा है। लेकिन इस चीज को, खिलाफत आंदोलन आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अभी क्या कुछ था जी, एकदम कहानी की तरह इसको हम लोग समझ लिए अभी कि आज खिलाफत आंदोलन सर ये हुआ था ना, तुर्की ब्रिटेन से हार गया था, और तुर्की का जो खलीफा पद था ना ऑटोमन साम्राज्य, ब्रिटेन कहा कि अब यहाँ का कोई राजा नहीं है, हम यहाँ राज चलाएंगे। तो ऑटोमन साम्राज्य को सर विघटित कर दिया। तो जब विघटित किया और बहुत ज्यादा तुर्की पर अत्याचार किया ब्रिटेन के, तो भारत के मुसलमान डरने लगा कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो भारत के मुसलमान और तुर्की मुस्लिम कंट्री है ये था, तुर्की के मुसलमान दोनों ने मिलकर भारी भरकम विरोध किया, एक आंदोलन चला जिसका नाम दिया खिलाफत। कितना मस्त लगा ना, समझ में आया ना जी? चलो आगे देखो। अब अभी गांधी जी के बारे में, गांधी जी का एक आंदोलन चला था 1920 से 22 तक ये आंदोलन चला था। ये आंदोलन को वापस ले लिए थे गांधी जी। हालांकि ये आंदोलन भले स्टार्ट किए, गांधी जी वापस ले लिए कि हम असहयोग आंदोलन नहीं करेंगे। बेचारे कुछ बात का आहत पड़ा था, उनका क्या आहत हुआ, क्या दुख पहुंचा, ये आगे बताएंगे कि कौन सा सदमा उनको लगा कि कहे कि जो हम ना चलाएंगे असहयोग आंदोलन, वापस लेते हैं, हटा अब तो सब जो करो, है ना। तो कुछ गांधी जी को हुआ था, वो समझेंगे हम लोग। देखिए असहयोग आंदोलन चलाने के पीछे मैं बता दिया कि गांधी जी को यही उद्देश्य था कि अरे हम सहयोग नहीं करेंगे तो
क्या होगा? हम उसका कोई सामान्य नहीं किनेंगे, वो अपने आप भाग जाएगा, मरेगा थोड़े, यहाँ फायदा कमाने ना आया है। और जब ओकरा घाटा होगा तो ऑटोमेटिक अंग्रेज चला जाएगा। तो इसीलिए सहयोग न करना असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था। इसका और उद्देश्य था दांडी मार्च, सॉरी, ये कौन सा रौलेट एक्ट का जो घटना घटा, जालियांवाला बाग घटा, तो ये सब को लेकर भी ये सब थोड़ा सा, और स्वराज्य की मांग भी चाहते थे, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाए थे। अब क्या होता है, देखिए समझिए कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है ना, एक जन आंदोलन है। अभी मैं बताया कि वहां जन आंदोलन क्यों बन गया असहयोग आंदोलन, क्योंकि बूढ़ा, बच्चा, जवान, जो औरतें, मर्द, जो भी था, सब लोग उस आंदोलन में शामिल हुए। न कि सामाजिक आंदोलन था, यह सामाजिक आंदोलन नहीं था, समाज के लिए नहीं था, ये पूरे जनता के लिए था, एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें बूढ़ा, बच्चे, जवान, महिलाएं की अहम भागीदारी थी। इसमें अंग्रेज सरकार की ताकत को कमजोर करने का प्रयास किया गया तथा महिलाओं के द्वारा जगह जगह पर धरना देकर शराब की दुकान बंद करवा दी गई। देखिए क्या हुआ था ना, असहयोग आंदोलन जब जिस समय पीरियड में स्टार्ट था, उस समय एक तो विश्व युद्ध हुआ, भारत की स्थिति खराब हो गई थी। उस समय लोगों के पास पैसे नहीं थे, खाने के लिए सामान नहीं था, और जगह जगह पर अंग्रेज खूब दारू का ठेका चालू कर रहा था, यानी शराब खूब बेच रहा था। क्यों? क्योंकि भारत के कुछ लोग टुल होकर शराब पी के टुल रहते थे, आज भी लोग रहता है, सबसे बड़ा जो पी के पड़ा है, आज भी लोग है ना, कि जो पियक्कर है सब, ओकरा कोई से मतलब नहीं है, घर में आके पी गए लिया ना, तो घर में लड़ाई हो रहा है, चाहे झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी के साथ का हो रहा है, ओकरा कुछ न पिया के सुतर का हुआ है करेगा। ऐसा आज भी लोग है। उस समय भी दारू के ठेका पर जाके कुछ लोग ऐसे पी पी के पड़ल रहता था, महिलाओं पर अत्याचार करता था, पी के आता था मर्दाना होकर औरत के अपना धर के रोज कूचता था। देश तो गुलाम था ही, खाए ला महिला के कमी है, महिला बच्चा भूखे है, बेचारी सोच रही है कि मर्द आएगा कमा के तो कुछ चावल लाएगा तो हम चूल्हा जोड़ेंगे, बनाएंगे, तो मर्दाना आगे खूब आके कुछ ना चालू किया। दारू का ठेका, क्योंकि अंग्रेज को उससे क्या था, ज्यादा लाभ था, तो दारू का ठेका भी बंद करवाया। तो जब लोग आंदोलन में चलता था तब पियकवन के कहता, अरे चलो छोड़ो पिया की, चलो आंदोलन, क्यों नहीं यार, है ना, जाके पी के। पर ऐसे भी लोग उस समय भी थे। पियांक तो हमेशा था, मदिरा आज से है जी, मदिरा महाभारत काल से ही है ना, मदिरा बहुत दिन से है। उस समय मदिरा कहते थे, आज हम लोग शराब कहते हैं। अंतर यही, मदिरा में भी नशा था, शराब में भी नशा है, नशा नशा है ना। तो देखिए अब महिला के द्वारा जगह जगह पर शराब की दुकानें क्या की गई, बंद करवाया गया। अरे तो गोल बना दिए तो तू गोल बन गया बढ़िया से, तो इन्हें उन्हें चले लगा, यही तो आदत खराब है सके। हुआ हो, हाँ कर, हाँ सेलेक्ट हो लगी, आओ नहीं यार। हाँ देखो, इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने वकालत करना छोड़ दी। देखिए जब असहयोग आंदोलन हुआ था ना, महात्मा गांधी जी कहते कि हम सहयोग नहीं करेंगे, तो कुछ कुछ जो सरकारी पद पर बढ़िया बढ़िया भारत के जो लोग थे ना, वो लोग नौकरी छोड़ दिए, कह के जाओ लो तो हम नौकरी अब नहीं करेंगे, हम अंग्रेज तुम्हारा गुलामी नहीं करेंगे, लो तुम्हारा नौकरी हम त्यागते हैं। तो मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे लोग वकालत छोड़ दिए। इस आंदोलन में कहा गया कि विदेशी वस्तु में आग लगा दी जाए, जो भी विदेशी वस्तु है हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम अपना देश का उपयोग करेंगे, और स्वदेशी वस्तु को अपनाने को कहा गया। भारतीय जनता ने सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया, यानी कहा कि जो कॉलेज है, सरकारी कॉलेज जो अंग्रेज का बनाया हुआ है, उस कॉलेज में हम नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजी शिक्षा हम नहीं पढ़ेंगे। विद्यालयों का उसने क्या किया, बहिष्कार किया, और कहा कि हम अपने देश का जो हमारा शिक्षा है ना, वही हम शिक्षा ग्रहण करेंगे।
युवाओं के द्वारा रेल की पटरी उखाड़ दी गई। रेल की पटरी क्यों उखाड़ा गया? क्योंकि ट्रेन में खाली अंग्रेजे बैठेगा, हमू बैठेंगे। उखाड़ अंग्रेज के बनाओ, हम ही के बना ले अपन ट्रेन, है ना। इस तरह से किया गया। बैंकों में ताला मार दिया गया, एकदम आंदोलन छिड़ गया था। महात्मा गांधी का आंदोलन था ना, छोटा मोटा थोड़े था। इस आंदोलन में छुआछूत की भावना का अंत कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का भी प्रयास किया गया कि दोनों लोग एक हो जाएं। परंतु चौरी चौरा हत्याकांड, अब देखिए ये चौरी चौरा हत्याकांड हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड हम लोग समझेंगे। देखिए चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ ना, यही हत्याकांड होने की वजह से 22 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया? वापस ले लिया। सिर्फ एक आंदोलन से, क्या? चौरी चौरा आंदोलन। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड क्या था? जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो जो भारत की जनता था ना, वह एक नारा लगाते हुए हमारी मांगे पूरी करो, शराब का ठेका बंद करो, जो महंगाई है उसको दूर करो, कम करो, ऐसे करके नारा लगाते हुए कहाँ जा रहा था? लोग नारा लगाते हुए जा रहा था, आगे की ओर बढ़ रहा था। एक गोरखपुर के देवरिया जिला में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम चौरी चौरा जगह पे एक पुलिस स्टेशन था। आ रहा बात समझ में? उस पुलिस स्टेशन के रास्ते से होते हुए, जो रास्ता से जा रहा था उसी रास्ता पर पुलिस स्टेशन था। नारेबाजी करते हुए लोग अंग्रेज के खिलाफ जा रहा था। तो पुलिस स्टेशन में जितने पुलिस कर्मी रहते थे वो अंग्रेजी लोग रहता था। तो उस रास्ता से जब गुजर रहा था तो अंग्रेज लोग क्या किया? उसको पकड़ लिया। वो सब जो आंदोलनकारी था उसको क्या किया गया? पकड़ लिया गया। तो जब उसको पकड़ा गया तो जितने यहाँ पर आंदोलनकारी जो था ना, वो सब क्या किया कि थाना में घुस गया और थाना पुलिस का जो जीप था उस जीप को लहका दिया गया और उसके अंदर 22 पुलिसकर्मी जो थे ना, 22 पुलिस कर्मी, इस 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। बता, यानी थाना में घुस के सब जिंदा जला दिया 22 पुलिसकर्मी। आज 22 पुलिसकर्मी कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। जब ऐसे घटना को अंजाम दिया गया, पूरे देश में सनसनीखेज खबर फैल गया। जब ऐसा घटना हुआ तो महात्मा गांधी बोले कि हम तो असहयोग आंदोलन चलाए, अहिंसा को लेकर, अहिंसा के बल पर। इसमें हम कहे थे कि शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलेगा, इसमें मार काट नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ और यह असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसी बीच महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है और महात्मा गांधी 6 साल के लिए जेल चले जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी कितने साल के लिए जेल जाते हैं? 6 साल के लिए महात्मा गांधी जेल चले जाते हैं। ठीक है, कहा? अरे क्या, कौन आया जी? अरे रुको नहीं यार, मखिया काम करवा रहा है। देखिए, समझ गए? आगे देखेंगे हम, थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के कारण और इसके प्रभाव। देखिए कारण क्या था? कारण था असहयोग आंदोलन का खिलाफत का मुद्दा। जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, मुसलमान के खिलाफ अत्याचार हुआ था, उसका एक मुद्दा था असहयोग आंदोलन को। पंजाब में जो बर्बरता के सरकार का विरोध किया गया, तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था उसके खिलाफ असहयोग आंदोलन चला। फिर उसके बाद स्वराज्य की मांग के लिए। इसका प्रभाव क्या पड़ा था? देखिए असहयोग आंदोलन का प्रभाव हुआ कि सरकारी कॉलेज और विद्यालय का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तु में आग लगा दी गई और स्वदेशी वस्तु को अपनाने को कहा गया। विदेशी न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना। गांधी जी बोले कि अरे जो हम लोग झगड़ा करते हैं ना, उसको हम लोग न्यायालय में नहीं जाएंगे, जज के पास जाएंगे ना, तो जज बैठल है अंग्रेज अधिकारी, दोनों के जेल में डाल देगा, कोई एगो के नहीं डालेगा, दोनों के डाल देगा। तो एक ऐसा अच्छा है कि जो भी झगड़ा होगा हम लोग गांव के पंच जो होगा ना, 5 गो मेन आदमी, उस मेन आदमी को बैठा कर अपना लड़ाई सुलह
यहीं पकड़ लेना। सरकारी नौकरी में बहिष्कार, यानी सरकारी नौकरी से लोग बहिष्कार करने लगे, मतलब सरकारी नौकरी से सरकारी नौकरी से नहीं बहिष्कार, सरकारी नौकरी बहिष्कार, यानी जो जिसके पास सरकारी नौकरी था ना, वो नौकरी छोड़ने लगा कि हम अब अंग्रेजों का साथ नहीं देने वाले हैं। चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, और चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाया गया। पता है उस समय कपड़ा बुनने के लिए जब अंग्रेज का कपड़ा आता था ना, तो गांधी जी बोले कि अंग्रेजी कपड़ा आप नहीं पहनिए, अगर आप अंग्रेजी का कपड़ा पहनते हैं तो अंग्रेज यहाँ पर शक्तिशाली हो रहा है, हम लोग अपना कपड़ा पहनेंगे। तो उस समय की बात है, गांधी जी बोले कि 1 करोड़ रुपया सरकार कोष में जमा किया जाए। सरकार कोष यानी उस समय सरकार किसका, सरकार कोष अंग्रेज की सरकार नहीं, हम लोग अपने से मान लेते हैं कि एक सरकार है, यहाँ पर एक जगह पर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाए और लगभग 20 लाख लोगों को चरखा बांटा जाए। कुछ ही चरखा, इस चरखा से क्या करेंगे, वह कपड़ा बुनेंगे और हम लोग अपना कपड़ा पहनेंगे। आ रहा बात समझ में? तो उस समय 1 करोड़ रुपया की काफी महत्वता थी, समझ गए? आज के बाद में यहाँ पे 1 करोड़ कुछ नहीं है, उस समय 1 करोड़ बहुत कुछ थे। ठीक है, देखिए यही है चौरी चौरा कांड। क्या हुआ, अभी हमने पढ़ाया कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के देवरिया जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ, जिसका मुख्य कारण खाद्यान्न वस्तु के दामों में वृद्धि तथा जगह जगह पर शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ हो रहे थे। राजनीतिक जुलूस पर पुलिसकर्मी द्वारा क्या किया गया, फायरिंग। कौन आ गया, रवि कुमार, ये सब इंश्योरेंस करवावे क्या। देखिए क्या हुआ कि राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा क्या किया गया, फायरिंग किया गया और उसके विरोध में थाना पर हमला करके 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जेल में जला दिया गया, जिससे चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं। यही हत्याकांड में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया कि हम असहयोग आंदोलन को यहाँ पर स्थगित करते हैं। देखिए ये है, ये पुलिस का गाड़ी है ना जी, आई देखो चारों तरफ आदमी है, इसी पुलिस की गाड़ी को क्या करता है, जला देता है। ये है थाना, देखो चौरी चौरा, जनपद कहाँ, गोरखपुर में है, ये थाना है। आज भी वो थाना है, हाँ आज भी थाना है। थाना कहाँ जाएगा, थाना तो रहबे करेगा ना। आज लोग घूमने जाता है, थाना में काम नहीं होता, वहां लोग घूमने जाता है। ठीक है, क्या हुआ, पढ़ना है, पढ़ना है तो बैठो, तो बजने दो, पढ़ा रहे हैं, जब तक पढ़ाई होगा तब तक होगा। कहाँ तो जाएंगे, जखनी होगा फिर जाएगा। अभी तो लगाओ मेहंदी, मुस्कान लगाएगी तो पढ़ाई खत्म होगा तो लगा लेना। देखो आगे देखो जी, ध्यान देना है। अब महात्मा गांधी, नहीं चल रहा है मोटर जी, पानी है, पानी नहीं, थोड़ा सा रुक, अच्छा रुक दो थोड़ा सा, हम फंसा देते हैं। हो गया, चलिए देखिए, ध्यान दो, देखिए जब असहयोग आंदोलन वापस लिए गांधी जी, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। तो जब वापस लिए तो 1922 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 साल के लिए उनका जेल हो गया। 6 साल के लिए उनको कारावास की सजा मिला, क्योंकि आपके चलते 22 पुलिसकर्मी का जान गया है। ठीक है, तो गांधी जी को 6 साल के लिए सजा मिला। उसी बीच एक अंग्रेज अधिकारी जो था, एक जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, कब, 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था, रॉलेट एक्ट 1919 में। और उस समय कहा गया था कि 10 साल के बाद, कितने साल के बाद, 10 साल के बाद संविधान में सुधार किया जाएगा।
रॉलेट एक्ट जो आया उस समय बोला गया कि 10 साल के बाद यानी 1929 में संविधान में क्या होगा, सुधार होगा, एक सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी 1929 में इसका सुधार करने वाले थे, संविधान में सुधार करने वाले थे। उस समय क्या किया कि जब उसने देखा कि अरे गांधी जो है 6 साल के बाद वो आ जाएगा जेल से, यानी 1922 में गया, 28 में वह आ जाएगा, हम लोग को सुधार करना है 1929 में, 1 साल के बाद। अगर सुधार में थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ, अगर सुधार भारत के पक्ष में नहीं हुआ तो गांधी फिर आंधी लाएगा। आ रहा बात समझ में, यानी गांधी फिर गड़बड़ आएगा, फिर आंधी आएगा गांधी का। इससे अच्छा है कि गांधी जेल में है, ओकरा पहले ही सुधार कर दो, उसके पहले ही आयोग ये गठित कर दो। तो उसने 1929 में जो सुधार होने वाला था उसका सुधार 1927 में ही कर दिया, जिसका नाम दिया साइमन आयोग। क्या नाम दिया, साइमन आयोग। यह एक कमीशन लाया और कहा कि भारत के हित में यह कमीशन लाया गया है। ये संविधान में जो सुधार हुआ है वो किसके हित में हुआ है, भारत के हित में। भारत का ये सहयोग किया जाएगा इसके तहत, ये भारत के लिए किया गया है, आप ही के लिए हमने यह कानून लाया है। लेकिन कानून तो आया, लेकिन इसमें जितने इस आयोग का अधिकारी जो बनाया गया ना, 7 अधिकारी बनाया गया था इसका अधिकारी, कितना, 7, और 7 क्या थे, अंग्रेज थे। भारत के एक भी अधिकारी इसमें साइमन कमीशन में नहीं था। बताइए, भारत का एक भी अधिकारी नहीं है तो जो भी मामला होगा ये भारत के पक्ष में, इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भारत का कोई है ही नहीं है। भारत के लोग कहा कि अरे तू हमारा लिए आयोग लाया है, हमारे आदमी एक को नहीं है, तो क्या हमको विश्वास है कि तू ये मेरे पक्ष में लाया होगा। जमकर इसका लोग क्या किया, विरोध किया। और जब ये साइमन कमीशन 1 साल के बाद आया मुंबई में, तो मुंबई में काला झंडा लेकर लाला लाजपत राय उस समय काला झंडा लेकर उनके साथियों ने इसका बहिष्कार किया और एक नारा लगाए थे लाला लाजपत राय, कहे साइमन कमीशन वापस जाओ। काला झंडा से इसका स्वागत हुआ। काला झंडा से स्वागत का मतलब होता है कि आपका हम विरोध करते हैं, आपका हम बहिष्कार करते हैं इस नीति को, यानी साइमन कमीशन की नीति को लाला लाजपत राय काले झंडे लेकर इसका बहिष्कार किया और कहा, एक नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, अंग्रेज पुलिसकर्मी ने इससे गुस्सा होकर लाला लाजपत राय को डंडा से पीट कर उसी समय हत्या कर दिया, यानी उसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। समझा चला है? देखो देखिए ये थोड़ा सा आगे देखते हैं, संविधान वैज्ञानिक आंदोलन बाद में। साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए, साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, यानी 7 ब्रिटिश सांसद, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में, 27 में काहे हो गया, होना था 29 में, लेकिन हुआ 27 में, किसके डर से, महात्मा गांधी के डर से, कि गांधी आएगा फिर दिक्कत करेगा। संविधान सुधारों के अध्यक्ष के लिए किया गया, सॉरी, संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए, यानी संविधान सुधार किया जाएगा इसमें। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन को रखा गया। इसका अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। भारत के मुंबई क्षेत्र में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, तो भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर इसका क्या किया, विरोध किया। साइमन कमीशन के विरोध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग कौन था, मुस्लिम लीग एक पार्टी था जो किसके द्वारा बनाया गया था, भारत के मुसलमानों के द्वारा यह मुस्लिम लीग बनाया गया था। तो ये दोनों ने मिलकर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर इसका विरोध किया था। इसमें कुल सदस्य अंग्रेज थे, इसमें कितने, जितना सदस्य थे सब क्या थे, अंग्रेज थे। यही है हमारे लाला लाजपत राय, देखो फिगर में दिख रहा है ना, ये लाला लाजपत राय है। तो एक भी भारतीय सदस्य इसमें नहीं था। इसे सफेद कमीशन भी कहा जाता है। सफेद कमीशन इसलिए कहा गया कि
काले लोगों को एको के रखबे ना तू किया है भारत के लोग के, तो तू सब सफेदे सफेद ना है, तो जाओ तुम नाम में हम देंगे सफेद कमीशन। यानी उस कमीशन को क्या नाम दिया गया? साइमन कमीशन ही, सफेद कमीशन। इस बात को लेकर भारतीय जनता ने इसका विरोध किया तथा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी से पीट पीट कर क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। बोले कोई दिक्कत है? समझ में आया? तब देखिए, तब जब हत्या हो जाती है लाला लाजपत राय जी का, ठीक है, तो एक उस समय भारत का सचिव था। देखिए आदमी भारतीय के था, लेकिन काम करता था किसके लिए? अंग्रेज के लिए काम करता था। ठीक है, तो भारत का सचिव था उस समय, जिसका नाम था लॉर्ड बिरकनहेड। लॉर्ड बिरकनहेड, बिरकनहेड, इसका नाम था लॉर्ड बिरकनहेड। इस लॉर्ड बिरकनहेड ने कहा कि हम लोग जितना कानून लाते हैं इस भारतवासी को पसंदे नहीं आता है, पता नहीं क्या चाहता है। अरे तो भाई भारत के पक्ष में कानून लाओगे तब ना हमें पसंद आएगा। हमारे जितना कानून तुम ला रहे हो हमारे विरोध में ला रहे हो, हमारे विरुद्ध में ला रहे हो, तो हमें पसंद कैसे आ जाएगा? बताओ। हमारा पसंद है दाल भात, तू हमारा चोखा भात खिला रहे हो, हमको पसंद आने वाला है, हैं? तो हम विरोध तो करवे ना करेंगे। तो बिरकनहेड कहा कि जाओ हम भारत के लोगों को एक चांस देते हैं, आप अपना कानून बना लो, एक ऐसा आप आयोग बनाओ जिसमें कोई विरोध करने वाला नहीं हो। अगर तुम कानून बनाओगे एक को विरोध कर दिया आदमी तो वो मान्य नहीं होगा, उस कानून को हम वापस कर देंगे, छीन लेंगे, उसको दरखास्त कर देंगे। चुनौती दे रहे हैं पूरे भारत के लोगों को। किसने कहा? बिरकनहेड ने कहा तुम एक आयोग बना के दिखाओ हमको, और उस आयोग का कोई तुमको मतलब बहिष्कार उस आयोग का कोई करना करेगा नहीं। मतलब कोई भी आदमी अगर भारत के लोग उसका बहिष्कार कर दिया तो हम उस आयोग को क्या कर देंगे? बर्खास्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। भारत के, अरे भारत के लोग तो यही सोचता था कि कब हमको चांस मिल जाए। इन नायक मूविया जैसा अनिल कपूर को चांस मिलता है एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का, है ना? तो एक दिन में तो पूरा हिला ही न दिया, अमरीश पुरी का तख्ता पलट कर दिया था। तो उसी तरह से भारत को भी यहाँ पर चांस मिला, क्या मिला कि मौका मिला कुछ आयोग बनाने का। तो भारत के लोगों ने इसका क्या किया? इस चुनौती को स्वीकार किया, और उस चुनौती को स्वीकार करने वाले कोई और नहीं थे बल्कि कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। इस मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू छोटा मोटा आदमी थोड़े थे, बहुत बड़े आदमी थे मोतीलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू जो कॉलेज के गेट से निकलते थे, आजाद देश नहीं था उस समय की बात कर रहा हूँ, जब जिस कॉलेज से गेट से निकलते थे जवाहरलाल नेहरू के चारों तरफ जितने गेट था ना कॉलेज का, सभी गेट पर गाड़ी होता था। किस गेट से नेहरू निकलेंगे या गाड़ी में बैठेंगे इंतजार न करना पड़े, इतने बड़े आदमी थे, है ना? तो इस मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को क्या किया? स्वीकार किया, और उसने कहा कि हाँ हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट बनाया, एक रिपोर्ट बनाया जिसका नाम दिया नेहरू रिपोर्ट। क्या दिया? नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भारत के पक्ष में सभी बातें था, स्वराज्य की मांग, हमारे देश में हमारे कानून में सुधार होना चाहिए, या जो भी हम लोग के पक्ष में था, भारत के पक्ष में इस नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया। लेकिन कहे ना कि हर जगह पर गद्दार होता है, हमारे ही देश के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ जो दल था ना, उस दल ने इसका बहिष्कार कर दिया, विरोध कर दिया। हम नहीं मानते हैं इस रिपोर्ट को। सुन लो, तो ये तो चुनौती था बिरकनहेड का कि कोई भी इसका बहिष्कार किया तो हम इसको निरस्त कर देंगे। लेकिन हमारे ही एक दल ने इसका क्या किया? इस रिपोर्ट को विरोध कर दिया गया। तो अब विरोध किया तो रिपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया गया। वही यहाँ पर देखिए, नेहरू रिपोर्ट एक प्रकार का संविधान था। जिस समय साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उस समय भारत के सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को यह चुनौती दे डाली
कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का प्रारूप तैयार कर सके तो ब्रिटिश सरकार निश्चित उसे सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। उसने कहा कि अगर भारत के विभिन्न संप्रदाय के लोग अगर आपसी सहमति से, आपसी में सहमति बना के एक रिपोर्ट हमको दे तैयार करके लिख के, उस रिपोर्ट पर हम ब्रिटिश सरकार जो है ना उस पर सहमति दर्शाएंगे। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 8 फरवरी स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया एवं औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई। यानी वहां पर औपनिवेशिक राज्य की मांग की गई, उस मतलब किसमें, उस रिपोर्ट में। इस सम्मेलन में मतभेद के कारण कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सका। देखिए इस सम्मेलन में क्या हुआ, मतभेद हो गया। अभी बोले ना मतभेद हुआ। इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहकर संबोधित किया गया, जिसे 8 सूत्री मांग को रखा गया था। 8 मांगों को रखा गया था। अगर ये रिपोर्ट उस समय तैयार हो जाता तो शायद उसी समय हमारा देश आजाद हो जाता। ठीक है, चलिए देखिए अब आता है थोड़ा सा हम उसमें देखिए, जब अभी महात्मा गांधी जी का काम नहीं है ना। देखिए जब असहयोग आंदोलन चला, ठीक है, विश्व युद्ध जैसा घटना घटा हमारे देश में, तो हमारे देश में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई थी। 1900 जब असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय महंगाई ना बढ़ गया था, तो आर्थिक तंगी हमारे देश में आ पहुंची। तो हमारे देश में पहले, हमारे जो देश में आर्थिक तंगी आई उस समय, उससे पहले अमेरिका में भूखमरी छा गई थी। और अमेरिका में भूखमरी हुई, बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ दोनों हो गया, बाढ़ भी आया और सुखाड़ भी आया। उसके बाद हमारे यहाँ 1929 और 30 का ऐसा दौर चला जो कि आर्थिक संकट और महामंदी जैसा। कोई लड़कन है ना, पर्स में से पैसा दो मंगवा लो, है वो है ना, क्यों ना सब्जी उब्जी लाएगा, कुछ सोयाबीन ला लेगा, तन से के भेजो ना, एक खुला रहता है जी। है अरे कुंदन नहीं आता तो दिक्कत हो जाता है, वही लाता है सब जाके। देखिए तो 1929-30 में देखिए क्या हुआ उस समय कि आर्थिक मंदी यानी आर्थिक संकट 1925 ईस्वी में कहां पर आया, सबसे पहले अमेरिका में आया। ठीक है, तो अमेरिका में आर्थिक संकट आया, इसका बुरा परिणाम अमेरिका को झेलना पड़ा बहुत ज्यादा। अमेरिका एकदम त्रस्त हो गया, एकदम वहां पर लोग मरने लगे भूखे, इतना वहां पर आर्थिक संकट आ गया। उसका जो मार था ना 1929 से 30 ईस्वी में हम लोगों पर भी पड़ा, भारत पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ध्यान समझिएगा कि अर्थतंत्र से उत्पन्न वह प्रणाली जो कृषि उद्योग व्यापार के विकास को रोक दे, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक संकट कहा जाता है। यानी आर्थिक संकट किसको कहते हैं, अर्थतंत्र से उत्पन्न यानी धरती से उत्पन्न वह प्रणाली जो कृषि उद्योग यानी जो कृषि से ही ना हम लोग भोजन करते हैं जी, कृषि उद्योग व्यापार के विकास को रोक दे, उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक संकट। यह संकट की शुरुआत कहां हुई, 1925 में सबसे पहले अमेरिका से हुआ, जिसमें सबसे बुरा परिणाम अमेरिका को झेलना पड़ा था, क्योंकि इस समय भयंकर बाढ़ के साथ साथ सुखाड़ भी आया था। भारत में इस आर्थिक मंदी का असर 1929 से 30 में पड़ा, जिसका मुख्य कारण था अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद कर दिया था, जिसमें फसल में के पैदावार में भारी कमी हुई, जिसके कारण वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने के कारण कल कारखाने बंद हो गए। देखिए भारत क्या था, भारत में जितना पैसा था, भारत में जितने सामान थे, जो भी हम लोग का उपयोगी चीज था, वो सब को अंग्रेज ढो रहा था कहाँ पर, अपने देश में। हम लोग के पास वस्तु की कमी हो गई, हम लोग के पास महंगाई बढ़ गया, खाने को नहीं मिला, हम लोग के पास धन की कमी से पैदावार नहीं हो पाया, तो इससे हम लोग के देश में क्या हो गया, आर्थिक तंगी आ गई उस समय। ठीक है, समझ में आया जी। देखिए
अब यही आर्थिक तंगी की वजह से काकोरी कांड जैसे समस्या जो है ना उत्पन्न हुआ। ये काकोरी कांड क्या हुआ था, ध्यान समझिएगा। जब 1925 ईस्वी में अमेरिका में उस समय महामंदी छाया था, ठीक है, और 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी को जब जेल में डाला गया, उसके बाद का जो दौर था 2 से 3 साल के बाद, उसमें कुछ कुछ ऐसे थोड़े चुप लोग थोड़े थे, वो महात्मा गांधी जो जो थे, जो देश के लिए लड़ रहे थे, ऐसे बहुत लोगों थे। तो महात्मा गांधी ना जेल में गए, और तो लोग थे ना बाहर। तो उन्होंने क्या किया कि आर्थिक मंदी के कारण जब अमेरिका में देखा ना कि आर्थिक तंगी आ गया, तो यहाँ पर अंग्रेज का खजाना लूटना लोग चालू किया। कहाँ पर? अपना भारत में। और लूटना चालू किया और कहे कि अरे ये तो अंग्रेज लोग ढो ढो के जो ले जा रहा है हमारा संपत्ति, एक संपत्ति अब लूटते हैं, ऐसे नहीं होगा। ये जब ले जाएगा ना, बीचे रास्ता में हम क्या करेंगे? लूट लेंगे, है ना। तो 1925 ईस्वी में 4 लोगों ने मिलकर आर्म्स एक्ट के तहत पिस्तौल पर पाबंदी लगा दिया गया था, क्योंकि आप पिस्तौल नहीं रख सकते, आप बंदूक नहीं रख सकते हैं, है ना। तो बंदूक आप नहीं रख सकते हैं, लाइसेंस नहीं मिल सकता है, तो बंदूक खरीदने के लिए कुछ लोग जो थे, देखिए क्या करते हैं। एक राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान, ये 4 व्यक्ति जो हैं, वह 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन, एक स्टेशन का नाम है, क्या नाम है? काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। ट्रेनवे को लूट लिया था सर, जा रहा था ट्रेन से, ट्रेनों को काकोरी स्टेशन पर क्या किया? लूट लिया, पिस्तौल भिड़ा दिया ड्राइवर के, वहां पर उसका पूरा लूट लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के द्वारा ब्रिटिश राज, क्या हुआ जी? कहाँ जा रहा है सर? बुलाओ तो तनी ओकरा। ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए, देखिए किस लिए हथियार खरीदने के लिए काकोरी कांड जैसा घटना घटा था। ब्रिटिश लोग से लड़ने के लिए, उसके विरुद्ध में लड़ने के लिए, हथियार खरीदने के लिए लोग खजाना लूटे थे, खजाना लूट के और बेच के और कहीं से हथियार मंगवाएंगे। यानी जो पैसा से, पैसा थोड़े था भारत के पास कि हम पैसा हमारे पास है हम खरीद लेंगे, और लूटे पाट करके ना खरीदेंगे। ब्रिटिश सरकारी का खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी। इस ट्रेन की डकैती में जर्मनी से बने माउजर, कहां से लाया गया था माउजर? जर्मनी से, दूसरा देश से। माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इन पिस्तौल की विशेषता यह थी कि इसमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता है। पिस्तौल तो पिस्तौल राइफलो होता था। पिस्तौल और राइफल मन तो पता है, पिस्तौल छोटा के कहते हैं, छोटकी के ठाई ठाई वाला, और राइफल बड़की के कहते हैं। तो क्या होता था ना कि जिसे मान लेते हैं इस तरह से पिस्तौल है, पिस्तौल है, ठीक है, तो इस तरह से ये पिस्तौल हो गया। वो क्या होता था कि लकड़ी का हुत्था लंबा लगता था, यानी और पीछे बढ़ा सकते हैं और नीचे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको लकड़ी का हुत्था लगा के इसको लंबा कर सकते, वो किस में काम आता था? राइफल के रूप में काम आता था। ऐसा ही जर्मनी का बना हुआ पिस्तौल था, यानी नजदीकों के मारने के लिए और दूरों के मारने के लिए काम आता था। तो इसी को लेकर काकोरी कांड में क्या किया गया? ट्रेन में लूट लिया गया। 4 लोगों मिलकर उस ट्रेन को क्या किए? लूट लिए, ठीक है। वो 4 लोगों का फोटो आपको दिखाते हैं, देखिए यही 4 लोग थे, ठीक है। इनका नाम क्या था? राम प्रसाद बिस्मिल। इनका क्या नाम था? राजेंद्र, रुक जाओ नंबर, राम प्रसाद, राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह ये थे, और ये थे उस्मान, क्या नाम था जो, अरे नाम है हाँ, अशफाक उल्लाह खां। चौथा क्या था? अशफाक उल्लाह खां। चलो यही 4 लोग थे। इनको क्या किया जाता है? फांसी की सजा होता है जी। ये लोग बेचारे पकड़े जाते हैं, इनको सबको क्या किया जाता है? फांसी की
सजा सुनाई जाती है। और फांसी, चलो फांसी चढ़ा तो चढ़ा, लेकिन राइफल तो खरीदाया ना, विरोध तो हो रहा था ना, लोग ऐसे ही विरोध कर रहे थे। अब आता है, देखिए, मेरठ षड्यंत्र, ठीक है। मेरठ षड्यंत्र में क्या था, ध्यान देंगे, अब ज्यादा नहीं है, खत्म होगा, चैप्टर नहीं खत्म होगा, आधा आधा खत्म होगा, हाँ आधा, ठीक है, चैप्टर नहीं खत्म होगा, अभी आधे खत्म होगा, पूरा नहीं आज खत्म होगा, और बाद में पढ़ाएंगे अगला संडे को। देखिए, जितना पढ़ाएंगे उतना कंप्लीट कम से कम रखना है। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या था, ध्यान समझिएगा, मेरठ षड्यंत्र का मामला एक विवादास्पद अदालत का मामला था। मार्च 1929 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया। पता है, 31 श्रमिक नेता लोग श्रमिक को, मजदूरों को भड़काना चालू किए। कुछ नेताएं लोग आगे बढ़े, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग थे वो आगे बढ़े, और 31 ऐसे ऐसे नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा, अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, तथा मेरठ लाकर उन पर एक मुकदमा चलाया गया, इसीलिए इसका नाम दिया गया मेरठ षड्यंत्र। तो यहाँ पर मुकदमा चला, तो मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पेश किया। यानी जब इनको गिरफ्तारी हुआ ना 31 श्रमिक नेता का, तो इनके पैरवी के लिए मोतीलाल नेहरू आगे आए। मोतीलाल नेहरू कौन थे, महात्मा गांधी के पिताजी। तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, तो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया कि केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, और उस पर काम रोको, मतलब जो इनकी गिरफ्तारी हुआ था इन लोगों का। देखिए 31 नेता यहाँ पर थे, 31 नेता है, ये भी बेचारे कुछ खास इनके बारे में बताएंगे कि इन 31 नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो जब गिरफ्तारी हुआ इनका, तो पैरवी के लिए मोतीलाल नेहरू आगे आए और केंद्रीय विधानसभा में प्रस्ताव को रोकने का बिल पेश किया। लेकिन आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर इस मुकदमे को हटा लेने की मांग की। मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और कुछ बड़े नेताओं ने भी पैरवी की। यानी जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका क्या किया, पैरवी की है। कौन, मोतीलाल नेहरू के बेटा जो हुए। तो पैरवी तो कुछ हद तक काम आया, लेकिन 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुना गया, मतलब मेरठ षड्यंत्र का फैसला कब सुना गया, 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुनाया गया, और 27 अभिव्यक्ति को कड़ी सजा दी गई। कितना अभिव्यक्ति को, 27, यानी 27 गो अभिव्यक्ति की सजा मिला। 2 गो आदमी को छोड़ा गया था, 3 गो के नहीं, 4 गो, 3 गो को छोड़ा गया। 27 अभिव्यक्ति की कड़ी सजा दी गई, जबकि मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी कड़ी सजा दी गई, जिसके तहत आजीवन काले पानी की सजा दी गई। इससे श्रमिक आंदोलन पर नकारात्मक क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। यही थे जिनका नाम है मोहम्मद अहमद, मुजफ्फर अहमद, क्या है, मुजफ्फर अहमद, ठीक है। देखिए इन्हीं का नाम है मुजफ्फर अहमद, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ये समझ में आया मेरा षड्यंत्र। मेरा षड्यंत्र किस लिए हुआ था, ये क्या हुआ था कि इनमें जो श्रमिक के जो नेता थे ना, मजदूरों को भड़काना शुरू किए थे। कुछ लोगों को घूम घूम कर क्या कर रहे थे, उनको सुझाव दे रहे थे, अंग्रेज से छुटकारा पाने के लिए, लड़ने के लिए कुछ कुछ सुझाव दे रहे थे। उसमें 31 मजदूरों को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और मेरठ में लाया जाता है, ठीक ना। इनके पैरवी के लिए जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेता केंद्रीय विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हैं, लेकिन सुनवाई तो नहीं होती है, बल्कि 27 लोगों को जो है ना, अभिव्यक्तियों को कड़ी सजा, बल्कि मुजफ्फर अहमद को बड़ी सबसे ज्यादा कड़ी सजा, काले पानी की सजा सुनाई जाती है। काले पानी आजीवन, मतलब जिंदगी भर के लिए। और काला पानी का मतलब समझते हो, काला पानी का सजा क्या था, काले पानी की सजा देखिए क्या होता है। काले पानी की सजा में ऐसा एक जेल था, जो जेल अंडमान निकोबार द्वीप में है। अंडमान
आज वो जेल बंद है, आज जेल को काम ही नहीं है काले पानी की सजा। निको मनीष कश्यप कह रहा था कि हमको काले पानी की सजा ऐसा घटना हुआ है, पता था ना, लेकिन वो काला पानी की सजा वो झेल पाएगा वो आदमी? काले पानी की सजा जो होता था, ये जेल जो था ना, चारों तरफ से समुद्र के बीच में ये जेल था, टापू पर चारों तरफ से समुद्र और बीच में जेल। और इस जेल की जो दीवार था, रूम छोटा छोटा होता था, उसी और खिड़की नहीं रहता था, रोशनी आने तक का भी कोई गेट खिड़की नहीं, ताकि सूर्य का प्रकाश भी आए। आपको बाहर निकलना नहीं है, एक दूसरे कैदी से आपको बात नहीं करना है, और उसमें रहने खाने पीने हगने मुतने सब उसी में, आपको बाहर टॉयलेट भी नहीं है, उसी में मैदान करो, उसी में सूतो, का करोगे तो उसी में। ऐसे भारत के लोगों को काले पानी की सजा मिलता था, इनको वैसा ही काले पानी का मुजफ्फर अहमद को सजा मिला था। लोगों को जब सजा मिलता था ना, काले पानी की सजा, उस समय लोगों को रूह कांप जाता था। जब सुन लेता था ना काले पानी की सजा, तो जाए से पहले ही मर जाता था आदमी, सुसाइड कर लेता था। बाप रे, उतना बड़ा मुसीबत कौन झेलेगा? वहां से कैदी को भागना, भाग ही नहीं सकता था, मुश्किल था। अरे भागेगा तो मर जाएगा समुद्र में डूब के। इतना, और कमरा को अंधेरा रखा जाता था, कुप अंधेरा, एकदम रोशनी कुछ नहीं। ऐसे वो जेल था काले पानी का, है ना, जिसका नाम था सेलुलर जेल। इसी का नाम है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल, ये सेलुलर जो जेल है, सॉरी, सेलुलर जेल, इसी सेलुलर जेल में, जो भारत से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है जी, समझ लो, भारत के क्रांतिकारियों को रखा जाता था 1000 दूर सेलुलर जेल की दीवार में, कैद करके इनको रखा जाता था। फिर भी लोग पीछे नहीं हटते थे, कहते थे कितना को सेलुलर जेल की दीवार में कैद करेगा, जेल को भर देंगे लेकिन हमारा क्रांति खत्म नहीं होगा, हम आजादी तो ले ही लेंगे। और तब हमारा देश आजाद हुआ था, कितना मुश्किल से, कैसे कैसे कहाँ कहाँ लोग जाते थे। सोच लो, अंग्रेज इतना डरता था भारत से कि अरे जेल में यहाँ डालेगा तो छुड़वा लेगा, सब भाग जाएगा कैदी सब, सेलुलर जेल में इसको बंद करो। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जो अपनी जवानी तक नहीं देखे थे। खुदीराम बोस अपनी जवानी भी 14 साल की उम्र में मरे। भगत सिंह जवानी जैसे ही स्टार्ट हुआ वो लोग मरे, है ना। तो ऐसे ऐसे हमारे वीर क्रांतिकारी भी थे का। चलिए, देखिए, ये है पूर्ण स्वराज्य की मांग, गांधी इरविन समझौता खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, सेलुलर जेल का हम नहीं बनाए थे, पीडीएफ डाउनलोड किए थे, सेट नहीं किए ना। देखोगे सेलुलर जेल जी? देखो सेलुलर जेल दिखाते हैं, आए, अरे हम डाउनलोड किए थे, पता ना इसमें नहीं सेट किए। सेलुलर, अभी घूमने जाता है लोग जी, वहां घूमने का अब स्थान हो गया। आए, काहे नहीं करता है अब वो? देखिए यही है सेलुलर जेल, अब बन रहा है ना, अच्छा बन गया, जाएगी का, अच्छा है तो, ये सब फट रहा है ना। आए, तो इस प्रकार के सेलुलर जेल दिखते थे, है ना। ये समुद्र के किनारे है, सब समुद्र के बीच में, किनारे नहीं है, ये बीच में। ये देखिए, कैदियों को इस तरह से रखा गया था वहां पर, देखिए कैदियों को फांसी के लिए, ठीक है। और आपको दिखाते हैं, आ, देखिए सेलुलर जेल का गेट, मेन गेट है, देखिए इस तरह से उसका गेट बना हुआ, सेलुलर जेल है ना,
हाँ, अंदर अब रहेगा तब ना। इस तरह से देखिए फांसी का, वहां पर फांसी के लिए इस तरह से रहता था, देखिए अभी भी इसका खून लगा हुआ है, देखो यहाँ पर, ठीक है। फांसी लगता है, अरे गर्दन पे दाग होता है तो खून नहीं निकलता है। चलो बहुत देख लिया, आगे देखो। मिथिया कैसे आएगा हो, कहाँ पर थे, देखिए हाँ, एक है पूर्ण स्वराज्य की मांग। देखिए कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा हमारा देश जो है ना 1929 में ही पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी गई। यानी मांग में यह कहा गया कि अब हमारा देश क्या हो गया, आजाद हो गया, हम अपने आप को आजाद मान लिए। उस समय 1929 में लाहौर अधिवेशन में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने या हमारे देश के लोगों ने यह मान लिया और यह मनवाया गया कि आज से हम लोग क्या हैं, आजाद है। भले अंग्रेज आजाद दे चाहे न दे हमें, हम मानेंगे कि हम अब आजाद हैं, ठीक ना। और यहाँ पर क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज्य को, देखिए पूर्ण स्वराज्य को 1923 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कब, लाहौर अधिवेशन में 1923 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया गया। देखिए तिरंगा झंडा कब लहर गया, पूर्ण स्वराज्य लाहौर अधिवेशन में कब पारित हुआ, 1923 में, याद रखिएगा 1923 में। इस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में झंडा तिरंगा फहराया गया। कहां पर, लाहौर अधिवेशन में, रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति की शपथ ली। यानी सभी लोगों ने शपथ लिया स्वतंत्रता प्राप्ति की, हम अब क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली, यानी इसको सफलता नहीं मिली, अभूतपूर्व। गांवों तथा कस्बों में सभाओं आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा क्या किया गया, फहराया गया। यानी देखिए अंग्रेज तो आजादी हमें नहीं दी थी, लेकिन हम लोगों ने खुद को माना कि हम क्या हो गए, आजाद हो गए। यानी देखिए हमारा जो उस समय तिरंगा था, उस समय ऐसा था, ठीक है। यहाँ पर चक्र था, चक्र था तो चरखा वाला चक्र था। लेकिन जब हमारा देश आजाद जिस समय पूर्ण रूप से हुआ, वहां पर ये सिर्फ रह गया, चक्र सिर्फ रह गया। हम लोग कहते चक्र, लेकिन आज तक शायद ये नहीं जानते होंगे कि वो चरखा का चक्र था, वो चरखा का वो चक्र था जो ये था, और ये चरखा क्या हो गया था, खत्म हो गया था। बोले कोई दिक्कत समझ में आया, चलो आगे भी है। हाँ अब है गांधी इरविन समझौता। चलिए अब आते हैं, गांधी जी का एंट्री होता है यहाँ से। देखिए गांधी और अंग्रेज के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, देखिए गांधी इरविन समझौता है दोनों के बीच हुआ था, ठीक है। जब पूर्ण स्वराज्य की जब मांग को स्वीकार नहीं किया, अंग्रेज लोग अस्वीकार कर दिया, तो गांधी जी लॉर्ड इरविन के साथ बैठकर उनके साथ एक वार्तालाप करना चाहते थे। गांधी जी कहे कि लॉर्ड इरविन से हमारा मीटिंग फिक्स करवाओ, हम इरविन से अपना कुछ मांग रखेंगे, और वो मांग को क्या करना पड़ेगा, इरविन को पूरा करना पड़ेगा। स्वराज्य की मांग को लिए दांडी मार्च जैसा घटना हुआ कि हम लोग अपना नमक बनाएंगे, ये सब आगे पढ़ाएंगे, हम लोग अपना नमक बनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, हम अपना वस्तु का मतलब हम अपना वस्तु का उपयोग करेंगे। तो इरविन के साथ वो क्या करना चाहते थे, वार्तालाप करना चाहते थे, कौन, गांधी जी। लेकिन इरविन ने उस वार्तालाप को ठुकरा दिया, यहाँ तक कि गांधी जी से वो मिला तक भी नहीं। देखिए लिखा हुआ है
कि गांधी और अंग्रेज के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच 11 सूत्री मांग, मतलब कितना सूत्री मांग था, 11 गो मांग था। उस मांग को लेकर एक समझौता रखा गया था, जिसमें यह कहा गया कि सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में आंदोलन को रोक दिया जाएगा। यानी जो आंदोलन हो रहा है ना, ये आंदोलन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अरे बड़ा उग्र कर दिया था सब जी। ये दो गो दल जो था ना, 2 लोग में बट गया था। दल जो था, 2 गो दल निकला था। एक था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल के नेता कौन कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये लोग कहते थे ऐसे नहीं सुनेगा, मार काट से सुनेगा, जहां देखेंगे वहीं उड़ाएंगे, अब ऐसे नहीं भागेगा सब। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, कुछ ऐसे लोग थे, गरम दल के नेता थे। गरम दल मतलब जहां देखेंगे वहीं ठोक देंगे, हम सुनेंगे कुछ नहीं। तो हमारे देश में आके हमरे से तू रंगदारी कर ले है सर, हम रहे या न रहे। यही में वजह से ना जितने गरम दल के नेता थे सबको फांसी लग गया था। कोई बचा था जी? सबको फांसी लग गया। लास्ट जाते जाते कोई गरम दल के एको नेतवे नहीं बचा, से सबको लास्ट जाते जाते फांसी लग गया। कहा सुभाष चंद्र बोस भी तो उनको साजिश के तहत जहाज क्रैश में मारा गया, तो बचा कौन था? कोई नहीं बचे थे। नरम दल के नेता में अव्वल तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, यही लोग आते थे एकदम। आए हाँ, एकदम एकदम मतलब नरम दल, एकदम हम लड़ाई नहीं करेंगे, ई गाल में मारोगे ई वाला दे देंगे, ई में मारोगे तो पिछू दे देंगे, है ना, कहीं से पिटा जाएंगे। ऐसे ये लोग नेता थे, है ना, नरम दल वाले थे। और गरम दल वाले नेता ये लोग थे। ठीक है, तो इस तरह से अति कर दिया था सब, अंग्रेज का नाक में दम लोग कर दिया था, है ना, तब ना अंग्रेज को भागना पड़ा। लास्ट स्थिति में हम लोग पहुंचे हुए हैं 1929-30 में, 47 में 46 में भाग ही गया सब। देखिए, परंतु इरविन ने इस मांग को मानना तो दूर, गांधी से मिलने से भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तब महात्मा गांधी ने कल आंदोलन दांडी मार्च आरंभ करने का निश्चय लिया, कहा कि हम दांडी मार्च करेंगे। दांडी मार्च कैसा मार्च था बताते हैं। दांडी मार्च के बारे में कल बताएंगे अगला दिन। दांडी मार्च में नमक कानून को भंग किया गया था, यानी हम अपने देश का नमक खाएंगे, क्योंकि नमक अंग्रेज देता था ना, ज्यादा पैसा लेता था, और भारत के लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि नमक रोजमर्रा का चीज नहीं, प्रतिदिन उसका उपयोग होता है, कि वो खरीद सके। तो गांधी जी कहे थे कि हम अपने देश का नमक खाएंगे, यानी समुद्र के पानी से बनाकर खाएंगे। तो यही में दांडी मार्च किए थे। कौन? गांधी जी कहे थे कि अगर तुम मान लोगे मेरा 11 सूत्री बतवा ना, तो हम सब आंदोलन खत्म कर देंगे। इरविन इसको क्या करता है, ठुकरा देता है, कहते हैं कि हम आपसे मिलेंगे तक भी नहीं। तब गांधी जी निश्चय लेते हैं कि हम दांडी मार्च करेंगे। बाकी कल, ठीक है, कैसा लगा सबके क्लास जी? ठीक है, समझ में आया? चलो।